Yes. Good ठीक है evening. मैम। Namaste to each and everyone, and welcome to Dada's BFR Zoom session. So yes, this is Dada's legacy. कि BFR तो साल में एक बार पढ़ाना ही है, but this time it is bit little different because the classes he used to take every night. So me, Dr. Reshma, Dr. Sonal, Dr. Mansi, कुछ ना कुछ additional होता रहता था. So we straight away go to Dr. Sonal. So she was the closest to Dada, and of course, उनकी pet student. So, Dr. Sonal Devalia, most welcome. थैंक यू। नमस्कार, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे दादा डॉक्टर विपिन कक्कड़, जिन्होंने बैक फ्लावर की एक लाइव जूम वेबिनार सीरीज शुरू की थी। और आज उनको याद करके और उनके साथ जो हमारे साथ नहीं है, ऑलमोस्ट एक साल हो जाएगा हमारे दादा डॉक्टर विपिन कक्कड़ पर। जैसा लगता है कि कल ही की बात है, जो हमें वो डांटा करते थे और बोलते थे कि भाई केसेस ये रेमेडी अच्छे से नहीं किए तो तुम ये करो वो करो। बहुत सारे जूनियर डॉक्टर्स को अपने साथ केस में बिठा के सिखाते थे। हम सबको अलग अलग सिटीज से डॉक्टर्स को बुला के बढ़िया सी दावत दे के फिर लोगों के लिए जैसे मेडिकल हेल्थ चेकअप कैंप कराते थे। तो ऐसा ऐसा लगता ही नहीं है कि वो नहीं है, पर ऑलमोस्ट अभी एक दो दिन में एक साल होने को आ जाएगा हमारे डॉक्टर विपिन कक्कड़ को। और मैं दादा के साथ 12 साल से हूँ, ऐसा कह सकते हैं। तो दादा जो है बेसिकली राजकोट में प्रैक्टिस कर से काफी 25-30 सालों की उनकी प्रैक्टिस रही है। पर जहां तक मैं उनसे जुड़ी हूँ तो आखिरी 10 सालों में दादा का जो बैक फ्लावर के लिए जो पैशन मैंने देखा है, इट्स लाइक कि उसको कोई मैच ही नहीं कर सकता। दादा के पास ऑलरेडी बहुत, क्योंकि बैक फ्लावर तो ऑलमोस्ट अभी 90 साल से है हमारे साथ, लेकिन आई थिंक दादा ने 40 ईयर से वो कर हाँ, रहे थे बैक प्लर का, बट ये पिछले 10 साल में ही उनका एक्सट्रीम हो गया था. सेम इसलिए कि जैसे जैसे उनकी प्रैक्टिस बढ़ती गई ना, तो उन्होंने इतना ज्यादा बैक फ्लावर यूज करना शुरू कर दिया कि कॉमनली बहुत सारे पेशेंट में उनको ये सारी चीजें कॉमनली देखने को मिली। और उन्होंने, हमारे दादा ने हमको, जैसे F1 है, J3 है, ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन है जो हमें एज ए गिफ्ट में दिए हैं। तो और दूसरा कि हमारे साथ जो डॉक्टर रितु है वो बहुत साल से उनके साथ है, प्लस दादा के केसेस में भी उनके साथ रहे हैं। एंड एट द एंड जब दादा का आखिरी टाइम था तब डॉक्टर रितु थे, तब दादा बोलते थे कि भले मैं ना रहूं, पर मैं जो सिखा रहा हूँ उन लोगों को। क्योंकि दादा का सिर्फ एक ही मकसद था कि जो बैक फ्लावर है ना वो घर घर तक पहुंचाए। जिन लोगों को मेडिसिन का नॉलेज नहीं है वो लोग भी अच्छे से बैक फ्लावर को सीख पाए। इसीलिए उन्होंने फ्री जूम वेबिनार्स किए, बहुत सारे कॉलेजेस में जाते थे वो लोगों को लेक्चर देने के लिए, स्टूडेंट्स को लेक्चर देने के लिए कि भाई आप बीएफआर अपने प्रैक्टिस में यूज करो, इट्स वेरी यूजफुल। तो दादा ने बोलता था कि भाई मैं रहूं ना रहूं, ये चीज आपको आगे जाके कंटिन्यू करनी है। शो मस्ट गो ऑन हमेशा लिखते थे, हमेशा कहते थे। इसीलिए डॉक्टर रितु ने खास उनकी ये बात रखी और उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया कि दादा की ये जो बैक फ्लावर सीरीज है वो शुरू, उनके पास बहुत कम टाइम है मैडम, फिर भी उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के हमारे लिए ये अरेंज किया है। मैडम, थैंक यू सो मच फॉर दिस इनिशिएटिव। अगर आप नहीं होते तो ये चीज लंबी लंबी बस खींची जाती कि बैक फ्लावर कब करेंगे कब करेंगे। ये करना तो जरूरी है अ, बिल्कुल. यस. तो एक छोटी सी, आप सबको पता है कि डॉक्टर एडवर्ड बाग जो थे, जो एक ब्रिटिश फिजिशियन थे, उन्होंने बैकफ्लोर मेडिसिन का इजाद किया था। तो बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, सिर्फ ये एक चीज कि वो एक ब्रिटिश डॉक्टर थे। उनकी एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस चल रही थी, लेकिन समहाउ जब उनको स्टमक कैंसर डायग्नोस हुआ, उनको सिर्फ 3 महीने दिए गए। पर उन्होंने सोचा कि भाई मेरे पास 3 महीने हैं, वो ही इज अ नेचर लवर, उनको पेड़ पौधे, ग्रीनरी, एनिमल्स, लोगों की तरफ एम्पथी वो बहुत ज्यादा थी, वो नेचर लवर थे। तो उन्होंने कहा मेरे पास 3 महीने हैं तो क्यों ना मैं लोगों को वो चीज दूं जो, क्योंकि उस टाइम का जो मॉडर्न मेडिसिन था ना, तो इट वाज वो मच मोर पेनफुल देन दिस एरा। तो वो कुछ अलग से ढूंढना चाहते थे ताकि लोगों को इजीली वो इंजेस्ट कर सके। तो फिर धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, नोसोड्स निकाले, हमारे जो गट्स में से जो बैक्टीरिया थे उसमें से उन्होंने नोसोड वैक्सीन वो सारी चीजें बनाई। पर फिर क्या था कि बहुत टाइम के बाद लोग मरे हुए बैक्टीरिया और वायरसेस में से बनी हुई चीजें नहीं लेना चाहते थे। तो फिर डॉक्टर ने, एडवर्ड बाक ने ऐसा सोचा कि क्यों ना नेचर में से ही ऐसे मेडिसिन में कुछ ढूंढ लाऊं
ताकि लोग उसे आराम से इंजेस्ट कर सकते हैं, वो काफी सिंपल हो जो सब लोग यूज कर सके। तो जब डॉक्टर एडवर्ड बाग को कैंसर डायग्नोस हुआ था तो वो 3 महीने उन्होंने ये सारे रिसर्च में लगा दिए। फिर 3 के 6 महीने, 8 महीने, 1 साल हो गया, तब उनको रियलाइज हुआ कि उनको जो टाइम लिमिट दिया गया था वो तो कब की चली गई। तो उनको ऐसा लगा कि जो इंसान के अंदर विल पावर है, उनकी मन की जो शक्ति है, वो इंसान को हील करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उन्होंने, डॉक्टर ने उनकी सारी अच्छी सी प्रैक्टिस, उनकी रिसर्च, उनके लैब्स, सब कुछ पीछे छोड़ के फिर वो पहाड़ों में चले गए और उन्होंने 36 मेडिसिन ढूंढी, जिससे दादा एक अलग लेवल पे लेके चले गए। और आज हमारे साथ हमारे जो सीनियर डॉक्टर हैं, जो दादू के साथ भी उनके केसेस में प्रैक्टिस करते थे, हमारे डॉक्टर रितु सिंघवी, बहुत से लोग जानते हैं उनको, उनको कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जो लोग हमारे साथ नए जुड़े हैं, शी इज अ नेचुरोपैथ, वो एक न्यूट्रिशनिस्ट है, वो एक योगा इंस्ट्रक्टर है, और दूसरी कि शी इज एन ऑथर। उन्होंने दादा के साथ मिलके, और उनका 40+ वुमेन जो मेनोपोजल स्टेट में, उसमें जो फीमेल्स को बहुत ज्यादा इश्यूज होते हैं मेंटली फिजिकली, उनमें उनकी काफी एक्सपर्टीज रही है। तो उन्होंने काफी अच्छी बुक लिखी है, बैक फ्लावर इन मेनोपोजल वुमेन। तो दादा के साथ जो वो रही थी, तो वो खुद भी डॉक्टर एडवर्ड बाग की तरह एक नेचर लवर है। वो बैक फ्लावर को पेट्स में, एनिमल्स में, प्लांट्स में, किड्स में, बच्चों में बहुत ज्यादा उनका एक्सपर्टीज रही है। तो मुझे लगता है कि आगे जाके जो सेशंस रहेंगे, उन्होंने उनमें हमें बहुत ज्यादा वो अच्छी टिप्स देंगे कि भाई बैक फ्लावर को एक अलग तरीके से कैसे यूज किया जाए। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर मैडम, डॉक्टर रितु सिंघवी मैडम, ओवर टू यू। मैडम म्यूट है, म्यूट म्यूट। Thank you, Dr. Sonal. Thank you for your kind words. Yes, but that is the fact that रात को हमारे जो सेशंस होते थे केसेस के बाद, सो हम लोग चारों जने, मैं, डॉक्टर सोनल, डॉक्टर रेशमा एंड डॉक्टर मानसी, हम डांट ज्यादा खाते थे। बट कीपिंग असाइड, ही वाज ऑलवेज ऑफ द थिंग कि इतना कंफ्यूजन लोगों को होता है बैकफ्लावर के अंदर, दे ऑलवेज गो बाय कीवर्ड्स, सो लेट्स मेक इट इजी फॉर देम। सो देर आर सम कंपेरिजन, सम सिमिलैरिटीज जो हम लोग उस वक्त उस पर बहुत ज्यादा वर्क करते थे। सो दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू टेक दिस टाइम, including children and including pets and including some positive affirmations of each and every. But the first sentence which my class started with Dada was, उनका एक एक सवाल था उनका मुझसे कि पहले तुम मुझे बताओ कि फ्लावर एसेंस हीलिंग के सिद्धांत क्या है। In English, what are the principles of flower essence healing? That was the first sentence that he asked me. और साथ में ये भी जरूर मुझे बोला कि मुझे ये बीटिंग अराउंड द बुश नहीं चाहिए, मुझे 5-6 लंबे सेंटेंस नहीं चाहिए। In one single sentence, you tell me what is the principle of flower essence healing. So I would definitely like everyone to put their thoughts in the chat box, but without wasting much time, दादा के उनके खुद के शब्दों में, आई विल डेफिनेटली से इट इन इंग्लिश, थोड़ा सा हिंदी में मैं बीच में बोल सकती हूँ, बट यस, इट इज द फंडामेंटल टेक्निक ऑफ इमोशनल हीलिंग। एग्जैक्टली इन हिज वर्ड्स, फ्लावर एसेंस हीलिंग का प्रिंसिपल है दैट इट इज अ फंडामेंटल टेक्निक ऑफ इमोशनल हीलिंग बाय लुकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग अ पर्सनल इमोशनल नेचर, देयर मेंटल एटीट्यूड्स, एंड नॉट एट देयर फिजिकल सिम्टम्स। फिजिकल सिम्टम्स के लिए बहुत सारी अदर वो हैं। एंड एक और चीज बीच में बिफोर ऐसे कि ही वॉज अ लवर ऑफ बैकफ्लावर रेमेडीज, बट एट द सेम टाइम वो ये कहते थे जिस मोडालिटी की जब जरूरत हो उसको नजरअंदाज मत करो, हमें सबसे मिलके रहना पड़ेगा। और when Dada was detected as a cancer patient, trust me, he was under supervision of my father, who himself is a surgeon. तो और उनको जो तकलीफ होती थी मेरे फादर को, तो वो दादा से पूछते थे, दादा को जो तकलीफ होती थी उनको पता था अब मुझे कैंसर है। तो ही वॉज इन टच विथ माई फादर कंटिन्यूसली कि मुझे आगे क्या करना है, या मुझे रिपोर्ट्स भेज दो, या पापा से पूछो। तो फाइनली दे वर इन टच। सो उनका, ही वॉज सो फ्लेक्सिबल बाय नेचर इवन एट हिज एज, कि जिस मोडालिटी की जैसे जरूरत है उसको एक्सेप्ट करना सीखो तो तुम्हारी हीलिंग अच्छी होगी, क्योंकि इनफ्लेक्सिबल माइंड इज नॉट हीलिंग टू योर सेल्फ, इट इज अ बॉदरेशन टू योर ओन सेल्फ। तो उनकी वर्ड्स में एक एग्जाम्पल उन्होंने मुझे इसका दिया था कि जब कॉन्स्टिपेशन होता है, सो व्हाट इज द फीलिंग लाइक,
ये क्यों होता है कॉन्स्टिपेशन? कॉन्स्टिपेशन कैन हैपन बिकॉज योर मेटाबॉलिक रेट कैन बी लो, और योर ईटिंग हैबिट्स आर रॉन्ग, और योर लाइफ स्टाइल इज डिफरेंट। बहुत सारी चीजें हो सकती है। बट अगर मेंटल सिम्टम्स देखा जाए तो कॉन्स्टिपेशन के लिए क्या बोला जाएगा? तो कॉन्स्टिपेशन के लिए यही बोला जाएगा, फॉर अ पर्सन हु कैनॉट लेट गो द पास्ट, हु कैनॉट लीव द पास्ट। तो वो टेंडेंसी वाले पेशेंट्स को भी कॉन्स्टिपेशन होता है। अब हम उसको कीवर्ड्स में लेना चाहें जो नॉट लेट गो द ऑफ द पास्ट, तो हम बहुत सारे कीवर्ड्स निकालेंगे। बट विदाउट वेस्टिंग टाइम ही सेड कि मैं उसको चेस्टनट बड दूंगा। सो वी वर शॉक्ड कि व्हाई चेस्टनट बड? सो ही सेड कि चेस्टनट बड इज आइडियल फॉर होल्डिंग ऑन टू द पास्ट, फॉर द पीपल हु डू नॉट लेट गो। तो without going into the keywords are very important to understand, but without going into the keywords and understanding the similarities between and the differences between the two remedies, three remedies, four remedies, you can easily understand कि किस चीज की कहाँ जरूरत है। फिजिकल सिम्टम्स हम नहीं देख रहे हैं, हम मेंटल सिम्टम्स की तरफ से उसको नजरिया देख रहे हैं कि इसको फिजिकल ये हुआ है, तो पीछे इसके क्या मेंटल नेचर होगा, उसका क्या मेंटल लेवल होगा, उसके क्या इमोशंस होंगे, उसके क्या फीलिंग्स होंगे। So that, so the basic philosophy behind backflow remedies is that the body cannot be separated from the mind and the feelings and the emotions, right? So you simply cannot, ये सब चीज interconnected है, and we do not find any stigma in healing the sore throat or the cold, या sore back है या wounds है, तो we have no stigma. But जहाँ पे we are embarrassed, we are judgmental, and we are not addressing the issues like hatred, the issues like grief, the issues of broken heart, relationship issues. यहाँ पे हमको थोड़ी दिक्कत होती है. We do not address them, but believe me, they need the treatment. यहाँ पे ट्रीटमेंट होगा तो आसान हो जाएगा आगे का ट्रीटमेंट। इसीलिए पहले के लोग नहीं बोलते थे आपका फैमिली फिजिशियन कौन है, राइट? वाई द वर्ड फैमिली फिजिशियन? जरूरी नहीं है वो फैमिली फिजिशियन ईएनटी स्पेशलिस्ट भी हो सकता है, वो सर्जन भी हो सकता है। बट फैमिली फिजिशियन मीन्स कि उस डॉक्टर को आपकी फैमिली हिस्ट्री के बारे में पता है, वो अकॉर्डिंगली आपको ट्रीट करेंगे, चाहे वो मॉडर्न मेडिसिन वाले डॉक्टर हो या कोई भी हो। बट फैमिली फिजिशियन हैड इट्स ओन प्लेस, क्योंकि उसको पता है कि ये दादा नाना और ये जो पूरी हिस्ट्री है ऑफ द डॉक्टर ऑफ द पेशेंट, वो पूरी हिस्ट्री पेशेंट के बारे में पता होती है डॉक्टर्स को। That's why family doctors are a must. Even in today's era, we need some family doctors. We need family physicians. Furthermore, so the first step he used to say कि emotional healing does not involve repressing. ये जो हम लोग करते हैं ना उसको दबा के रखते हैं, और पुशिंग योर शैडोज अंडर द कारपेट। सो उसमें क्या होता है, वी आर नॉट वॉट वी आर। हमें तो पता है कि अंदर क्या है, so we are not honest to our feelings, we are not honest to our emotions. That's why we are repressing our feelings, that's why we are repressing our emotions, and we are pushing down under the carpet, and that is taking toll over our overall health. तो वो ओवरऑल हेल्थ जो हमारी डैमेज हो रही है, तो वो इम्यून सिस्टम को भी हर्ट करती है। सो आजकल आप बहुत सुनते हैं कि ऑटो इम्यून डिजीजेस बहुत होने लगी हैं। दैट इज बिकॉज वी आर रिप्रेसिंग आवर इमोशंस, वी आर रिप्रेसिंग आवर मेंटल हेल्थ। सो द लेवल ऑफ ब्लैक बैकफ्लर का क्या है, इट वर्क्स ऑन योर कैजुअल लेवल्स ऑफ इमोशंस, ऑन योर फीलिंग्स। अब उसको वर्क करने के लिए फर्स्ट स्टेप ऑफ हीलिंग का क्या होता है? फर्स्ट स्टेप ऑफ हीलिंग सेज दैट यू आइडेंटिफाई योर ओन इमोशंस, यू बी ऑनेस्ट टू योर ओन सेल्फ। हमको अंदर पता है लेकिन हम उसको छुपाते हैं, या हम उसको नजरअंदाज करते हैं, या हम गुस्सा करते हैं, ये मैं नहीं हूं। बट द मोमेंट यू एक्सेप्ट योर ओन इमोशंस, योर ओन फीलिंग्स, यू आर ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, यू आर ऑन द पाथ ऑफ हीलिंग, यू आर ऑन कंटिन्यूस पाथ ऑफ हीलिंग, क्योंकि आपको पता है एग्जैक्टली। ना ओनली क्वेश्चन अराइजेस हाउ यू आर गोइंग टू एड्रेस इट। So addressing and knowing and identifying and accepting, you are on a path of healing. Here comes Dada's favorite quote. The remote control of your mental health is in your hands. So here your healing starts. हाँ, उसको पुश देने के लिए हमारे पास डॉक्टर्स होते हैं, थेरेपिस्ट होते हैं, हु आर ट्रेन्ड इनटू दीज थिंग्स, हु हैव एक्सपीरियंस। सो वी आर सपोज टू टेक हेल्प। और अगर हेल्प नहीं लेना चाहते हो आप, तो इसका मतलब यू आर नॉट ऑनेस्ट योर सेल्फ। बट आई ऑलवेज बिलीव कि बैकफ्लैग इतना ईजी है पर उतना डिफिकल्ट है टू अंडरस्टैंड। बट इफ यू अंडरस्टैंड योर सेल्फ, सो यू आर ऑन अ पाथ ऑफ हीलिंग।
तो आपको और ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है. यू आर योर ओन सेल्फ इन हीलिंग प्रोसेस. So that's about it. Now, without wasting much time, we will take the first remedy, agrimony. Alphabetically, we are going to take. But yes, from now onwards, I request each and every one कि we will be sharing this video on YouTube and whatever it is. But please, it will take some time. It is always better you join the ready-made sessions that we are providing so that you can ask questions. एंड फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स यू कैन अंडरस्टैंड कि आपके अंदर के कौन से इमोशंस ऐसे हैं जो छुपे हुए हैं, उनको आप ऑनेस्टली एड्रेस कीजिएगा. वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू. ओके फाइन. सो द एग्रीमनी, द की वर्ड्स ऑफ एग्रीमनी वी ऑल नो. मास्ड इमोशंस हैं, सप्रेस्ड फीलिंग्स हैं, अनहैप्पीनेस है, वी मेंटली टॉर्चर आवरसेल्व्स. और अनहैप्पी होंगे तो एंजाइटी रहेगी, एंजाइटी रहेगी तो हम रात को सो नहीं पाते, स्लीपलेसनेस रहती है. स्लीपलेसनेस रहती है तो हमको उसको स्लीप कवर करने के लिए एडिक्शन हो जाता है, लोगों को एडिक्शन हो जाता है तो हाइडिंग द हैबिट्स हो जाती है. सो एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड, लूप्ड इनटू ईच अदर. सो बेसिकली एग्रीमनी ये हुआ, राइट? एंड वी हैव डन दिस एग्रीमनी लॉट ऑफ टाइम्स, ऑल द रेमेडीज. सो इन शॉर्ट, इसको अंडरस्टैंड कीजिए कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद कैसे चीजें लूप में रहती हैं. नाउ कमिंग टू चिल्ड्रन, एग्रीमनी चाइल्ड कैसा होता है? एक सिंपल सी चीज होती है, बच्चा घर आके बोलता है मैम ने क्लास में ये सवाल किया था, मुझे जवाब आता था, मैंने नहीं दिया. सो एज अ पेरेंट हम क्या चीज करते हैं? अरे तुम्हें आता था तो तुमको देना चाहिए था. आपने बच्चे को वहीं पे ब्लॉक कर दिया, राइट? बच्चा बोले उससे पहले आपने बच्चे को ब्लॉक कर दिया. आर मेन एजेंडा टू लेट द चाइल्ड ओपन अप शुड बी, आपने जवाब नहीं दिया, कोई बात थी इसलिए जवाब नहीं दिया. नाउ यू आर लेटिंग द चाइल्ड ओपन अप. वो बच्चा बोल सकता है कि कॉन्फिडेंस नहीं था मुझे, शायद गलत हो जाता तो इंस्टेड ऑफ सेइंग एनीथिंग एल्स, गलत हो जाता तो गलत हो जाता तो शायद मैम को अच्छा नहीं लगता, मैम गुस्सा कर जाती. आप बच्चे से बुलवा रहे हो इंस्टेड ऑफ सेइंग योरसेल्फ कि तुम्हें जवाब देना चाहिए था, मैम खुश हो जाती. आप बच्चे को डरा रहे हो इधर, और बच्चे से बुलवाने का तरीका है तो लेट द चाइल्ड स्पीक. तो आपको यहाँ पे ये समझ में आ जाना चाहिए कि बच्चा मैम को नाराज नहीं करना चाह रहा है, राइट? जवाब देगा, उल्टा हो गया, कॉन्फिडेंस नहीं है. जवाब गलत हो गया तो मैम गुस्सा कर सकती है, बच्चे हंस सकते हैं. वो चक्कर से बच्चे ने नहीं बोला. तो फियर के साथ साथ यहाँ पे कुछ और भी चीज है. लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, अगर आपको लगेगा ये लार्ज भी हो सकता है तो नो, इट कैन नॉट बी लार्ज ओवर ईयर. और होगा तो रिमाइंड मी लेटर व्हाई आई एम सेइंग कि लार्ज एंड एग्रीमनी नेवर गो टुगेदर. They are a very dangerous combination in some or the other way. But here, so बच्चे को क्या लगता है, let me just pretend that everything is right, and maybe everything is right. And if I keep on smiling, बच्चा सोचता है if I keep on smiling I'm not going to hurt myself. यहाँ से negative agreement चालू होता, I'm not going to hurt myself. Affirmations you are giving of dishonesty, बच्चा is not honest to themselves, राइट? और ये बड़े होके भी ऐसा ही होता है, वो ये सोचते हैं अपने भुलावे में कि जो चल रहा है अच्छा है, और मैं मुस्कुराता रहूंगा तो सब ठीक है, आई विल नॉट हर्ट माई सेल्फ. नो, द किड इज स्टिल हर्टिंग इनसाइड. सो दैट इज यू आर नॉट ऑनेस्ट टू योर सेल्फ. एक बच्चों को अक्सर एक और चीज होती है कि दे आर कंफ्यूज्ड इन शेयरिंग द स्टफ. सो वो है ना, फिजिटी होते हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि मैं ये शेयर करूंगा तो सही है गलत है, बच्चे दूसरे बच्चे हंसेंगे मुझ पे. तो एग्रीमनी एसेंस देने से क्या होता है कि कामनेस और कंफर्ट आता है, बट एट द सेम टाइम दैट कंफ्यूजन, द लूप ऑफ कंफ्यूजन दैट इज गोइंग ऑन इनसाइड द चाइल्ड is relaxed. The kid is relaxed. And when the kid is relaxed, when the mind is calm, when the mind is calm and comforting, तो वो जवाब अपने आप डिसीजन मेकिंग आने लगता है, अपने आप उसको सही जवाब आने लगते हैं. दैट इज हाउ यू डील विद द किड्स, रादर देन अपने एक्सपीरियंस से उनको बताना नहीं तुमको ये करना चाहिए था, तुमको ये करना चाहिए था. वो वे डिफरेंट है. वो हमारा एक्सपीरियंस है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. लेट देम हैंडल देयर ओन सेल्फ. यू जस्ट नीड अ लिटिल बिट गिविंग देम अ गाइडेंस. तो करके सवाल करो, उनसे पूछो तो क्या हो गया अगर ऐसा नहीं होता. तो मन से तो निकलेगा ना कि क्या हो सकता है अंदर, कि किस वजह से जवाब नहीं दिया बच्चों ने. सो दैट इज वन वे ऑफ डीलिंग विथ योर किड्स.
एंड दैट इज व्हाट एग्रीमनी किड्स आर। यहाँ से जो डिसऑनेस्टी अंदर चालू होती है, नॉट अंडरस्टैंडिंग एंड नॉट एक्सेप्टिंग कि नहीं सब ठीक है यार, मैम को जैसा ठीक लगे, दिस इज डिसऑनेस्टी टू योर सेल्फ, नॉट डिसऑनेस्ट टू एनीबडी एल्स बट टू योर सेल्फ। नाउ अगर हम एग्रीमनी एसेंस देते हैं तो पॉजिटिव अफर्मेशंस क्या होता है चाइल्ड के अंदर। सो द फियर ऑफ माइंड, वो जो डिस्क्वाइट होता है ना, माइंड अंदर ही अंदर कुछ चल रहा है या वरी चल रही है, तो एग्रीमनी हेल्प्स यू टू अलाउ यू टू एक्सेप्ट, इंजॉय दैट फुलनेस ऑफ योर्स। कि आप एक्सेप्ट तो कर लो कि जो भी गलतियां हैं आपके अंदर उसको एक्सेप्ट करो। उसको एक्सेप्ट करोगे तो उसको एड्रेस करना सीखोगे। तो वो अंदर जो डिस्क्वायर्ड चलता रहता है ना, उथल पुथल चल रही है दिमाग के अंदर, वो एकदम क्लैरिटी आने लगती है। एंड बिकॉज यू आर ट्राइंग टू, जो इंटरनल विल होती है अपनी कंफ्यूजन की, तो यू आर बीइंग कॉन्शियस ऑफ योर ट्रबल्ड एंड अनट्रीटेड पास्ट। वंस यू आर गिविंग एग्रीमनी एसेंस, तो यू गेट क्लियर, ओके ये मेरा ट्रबल पास था या ये मेरे अनरिजॉल्व्ड इश्यूज हैं। यू स्टार्ट रिजॉल्विंग दोज इश्यूज बिकॉज इंटरनली कॉन्शियसनेस आने लग गई है आपके अंदर बाय एग्रीमनी एसेंस। बिकॉज अभी तक तो क्या हो रहा था कि आप उसको अवॉइड कर रहे थे कि वो फाइट और फ्लाइट मोड से हम हट जाएं, तो छोड़ो उसको, कारपेट के अंदर डाल दो यार, बात ही नहीं करनी मुझे इस बारे में। नहीं, पर वो बात आप किसी से नहीं कर रहे हो, लेकिन वो अंदर तो उथल पुथल चल ही रही है आपके अंदर, राइट। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ एग्रीमनी एंड इट हेल्प्स द चाइल्ड, जैसे मैंने बोला, इनर कंफ्यूजन ऑफ द चाइल्ड, इट इट कन्वर्ट्स इनटू कामनेस एंड कंफर्टिंग। नाउ इसको अगर हम प्लांट से समझें, दिस इज द मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ एग्रीमनी। एग्रीमनी प्लांट इज ऑल्सो नोन एज चर्च स्टीपल्स। नाउ आई टेल यू व्हाई चर्च स्टीपल्स। जो एग्रीमनी फ्लावर होता है, इट इज अ टॉल स्पाइकी फ्लावर्स विथ येलो फ्लावर्स। ना येलो इज अ वाइब्रेंट कलर। एग्रीमनी पर्सन क्या होता है, वाइब्रेंट होता है, एक पूरे, बोलते हैं ना, एक पूरी पार्टी की जान होती है उसमें, टॉल खड़ा रहता है क्योंकि उसकी आवाज पहुंचती है, उसका हंसना मुस्कुराना, जोक्स क्रैक करना, ये उस टाइप का एग्रीमनी जो इंसान होता है। तो उसकी फ्लावर से पता चलती, टॉल स्पाइकी येलो कलर के फ्लावर्स होते, वाइब्रेंट। गॉट इट। अनदर नेम ऑफ दिस एग्रीमनी फ्लावर इज फिलेंथ्रोपस। अब ये तो एक्सटर्नल हो गया, हमें पता चल गया कि वो येलो वाइब्रेंट कलर के फ्लावर्स होते हैं, लेकिन अंदर तो जो एग्रीमनी इंसान होता है, उसके अंदर बहुत कंफ्यूजन है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं। अगेन, फिलेंथ्रोपस मीन्स कि जो एग्रीमनी प्लांट का बिहेवियर ऑफ सीड्स होता है ना, वो कैसा होता है, जैसे कोई पासर बाय जो कोई एग्रीमनी प्लांट के पास से निकलेगा ना, उसके सीड्स है ना उसको चिपक जाएंगे, एज ए वॉन्टिंग टू अकम्पनी द पर्सन। नाउ यू मस्ट हैव नेवर नोन अबाउट दिस हाउ हमारे जितने भी नेचुरल या हमारी जितने भी इमोशनल चीजें होती है, वो प्लांट से मिलेंगी, वो प्लांट के कॉम्बिनेशंस में होती हैं। तो ये फिलेंथ्रोपिस का मतलब ये है कि इसका इनसाइड, एग्रीमनी के जो सीड्स होते हैं ना, वो एकदम से उछल के जो भी उस प्लांट के पास से जाता है उसके साथ चिपक जाते हैं, एज इफ आई वॉन्ट टू अकम्पनी यू। एग्जैक्टली द सेम वे वो अपने अंदर जो छुपा के रखते हैं, और वो, उनको भीड़ भड़ाका चाहिए आसपास, दे कैन नॉट लिव अलोन। उनको भीड़ भड़ाका चाहिए बिकॉज दे आर हाइडिंग देयर वूज, दे आर हाइडिंग देयर वरीज, दे आर हाइडिंग देयर ग्रीफ इनसाइड देम। So the beauty of agrimony plant, if you do not forget this church steeples, tall spiky flowers. Externally, they are very, very vibrant like people. People are very vibrant like flowers externally. और inside they are just like seeds. कि जहां से छूटा जो भी मिला उसको पकड़ लिया. I want your company. So if you learn the remedies through the plants, you will see the beauty of it and you will never forget. क्योंकि ये एग्जाम्पल इतना स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल है, यू कैन नेवर फॉरगेट। अब इस मेंटल सिचुएशन से क्या क्या फिजिकल सिम्टम्स होते हैं, लेट्स लर्न। एंड दोज फिजिकल सिम्टम्स आर अगेन ब्यूटी इन देमसेल्व्स। पहला होता है, मैंने आपको कहा था मुझे याद दिलाना, लार्च और एक्रिमिनी साथ साथ में क्यों नहीं। They are the worst combination because agrimony in acute and chronic situation can commit suicide. Right? They have a tendency, जब वो क्रॉनिक हो जाता है, they have a tendency, क्योंकि अंदर इंसान कितना दबा के रखेगा, दबा के रखता है, वो ग्रीफ को दबा के रखता है, रातों रात नींद नहीं आती है, दे फॉल इनटू एडिक्शन, वो उनकी एडिक्टिव हैबिट्स जो होती है, दे हाइड अंडर द कारपेट। तो हम सोचते वो अंदर कितना उथल पुथल हो रहा होगा, सोचिए आप।
So never give large and agrimony as a combination to a person when they are in severe depression. Suicidal mode में रहते हैं ऐसे लोग. One thing to remember this. Another is कि आज की भी मॉडर्न हर्बल मॉडर्न मेडिसिन में एग्रीमनी बहुत यूज होता है, बिकॉज एग्रीमनी is very good for children's diarrhea, UTI and colitis. And this is a documented fact. Why? एग्रीमनी में एक केमिकल कॉम्पोजिशन होता है, एग्रीमोफॉल. एग्रीमोफॉल एक केमिकल कॉम्बिनेशन है विच इज यूज टू एक्सपेल द वर्म्स बाय, ये लूज कर जाते हैं ग्रिप, कोलोन और जो गॉल ब्लैडर में होता है तो उसकी ग्रिप लूज हो जाती है. एग्रीमोफॉल जो केमिकल कॉम्पोजिशन होता है, तो ये बच्चों के डायरिया के वक्त में बहुत अच्छा काम आता है, या कोलाइटिस के टाइम पे भी ये बहुत अच्छा. दैट्स व्हाई इट इज सेइंग कि ये जो आप इतना दिमाग में चलता रहता है, सोचते रहते हैं ना, तो बीपी भी बढ़ता है. So they say herbal medicine में agrimony is used. Yes, of course, we might finish this in 10 minutes, and if we do not finish, we will again rejoin it. But I will try and finish it off in one go itself. Right. So एक agrimony का एक और है कि जब आप एडिक्टेड होते हैं या जब आप टायर्ड होते हैं, जब स्लीपलेस होते हैं, तो क्या होता है, हमारे डार्क सर्कल्स आ जाते हैं. We are tired. Eyes look very tired. Agrimony is a Greek word, agrimon, Agremone, agrimon, which means it is healing to the eyes. Agrimon itself means healing to the eyes. So अब इसकी अपने आप ब्यूटी देखिए. जो जिस इंसान को रात को नींद नहीं आ रही है, जो किसी ना किसी दुविधा में फंसा हुआ है, नींद नहीं आने की वजह से वो लोग नींद की गोलियां लेते हैं, या कुछ लोग ड्रिंक करते हैं, दे गेट इनटू एडिक्शन. तो वो आंखें तो हमेशा टायर्ड और डार्क सर्कल्स ही रहेंगे आंख के अंदर. एग्रीमनी इज वेरी हीलिंग टू द आइज. सो इफ यू पुट जस्ट 2 ड्रॉप इन वार्म वाटर और उससे अपनी आंख सेकेंगे तो भी टायर्डनेस ऑफ आइज जाती है. एंड दिस इज अ डॉक्यूमेंटेड फैक्ट विथ सो मेनी पेशेंट्स ऑफ अस. क्रीम के अंदर भी आप एग्रीमनी डाल सकते हैं, 2 बूंद डाल सकते हैं. राइट. सो व्हेन देर इज नो आउटलेट ऑफ योर इनर टर्मोइल, तो वो कैसे निकलता है? स्किन रैशेस से, बॉइल्स, एलर्जीज. कहीं ना कहीं तो आपका इनर टर्मोइल निकलेगा ना. कैसे निकलेगा? किसी के डैंड्रफ से निकलता है, किसी के स्किन रैशेस से निकलता है, किसी के बॉयल से निकलता है, किसी की एलर्जी से निकलता है. तो दीज आर ऑल साइंस कि आप कहीं ना कहीं अपने मन के अंदर कोई ना कोई ग्रीफ को दबाए हुए हैं, उसको एड्रेस नहीं कर रहे हैं. पैराफंक्शनल हैबिट्स होते हैं, लिप चूइंग, टीथ ग्राइंडिंग, पैर बार बार हिलाना, गर्दन हिलाना, हाथ पैर हिलाना, एकदम स्ट्रेट नहीं बैठना, क्योंकि आप अंदर ही अंदर परेशान है. कुछ ना कुछ दिमाग में कुछ ना कुछ चलता चला जा रहा है. राइट. एंड ट्रेडिशनली ऑफ कोर्स दिस वाज टोल्ड टू मी बाय दादा कि ट्रेडिशनली प्लांट के बाग वाज यूज्ड टू वुंड्स को हील करने के काम आते थे. And as I discussed that agrimony is very good for autoimmune diseases, because जो repressed anger होता है हमारा, grief होता है, it transforms into repressed immune. अब वो क्या होता है, वो जो रिप्रेस्ड इमोशंस होते हैं, तो हमारे फंक्शंस, बॉडी फंक्शंस स्टॉप कर जाते हैं फंक्शनिंग करना, तो वहां हमारी ऑटो इम्यून डिजीजेस चालू हो जाती है. सो हम हमेशा बोलते हैं, जो मन में है बोल दो, उसको दबा के मत रखो. कहीं ना कहीं वो आपकी बॉडी में निकलेगा, फिजिकल बॉडी में कहीं ना कहीं निकलेगा. नाउ दीज एग्रीमनी रेमेडी कैन बी यूज्ड वेरी वेल इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. प्लांट्स का हमने समझ ये था. एनिमल्स में कैसे निकलता है? जो एनिमल्स बहुत क्वाइटली बैठे हुए होते हैं, तो या तो उनको कैसा होता है कि उनके भी स्टमक इश्यूज होते हैं, एनिमल्स को भी स्टमक इश्यूज होते हैं, या स्किन एलर्जीज होती हैं. नाउ दे कैन नॉट स्पीक, तो एक जगह क्वाइटली बैठ जाते हैं. तो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, जानवर बोल नहीं सकते हैं, तो यूज एग्रीमनी रेमेडी. या फिर वो टिक्स होते हैं उनके, बोलते हैं ना, बाल में टिक्स लग जाते हैं या छोटे छोटे कीड़े लग जाते हैं, तो वो भी, देन दे स्टार्ट लिकिंग देयर ओन वुंड्स. सूचर्स लग जाते हैं, जिनके ऑपरेशन होते हैं, तो वो अपने लिक करने लग जाते हैं वुंड, बिकॉज इट इज पेनफुल टू देम एंड वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. सो एग्रीमनी एसेंस देने से क्या, वो बाहर निकलने लग जाते हैं. दे स्टार्ट शोइंग इट ऑफ इन सम अदर वे. एटलीस्ट वो अपने वूंड को लिक नहीं करेंगे, बाक करना चालू करेंगे, तो इंसान को समझ में आने लगता है कि क्या हो रहा है, उनके साथ क्या हो रहा है. सो और कई बार आपने देखा होगा, आपके घर में भी पेट है ना, फ्रेट कर रहे हैं इधर उधर,
दे नो कि मेरी ये जगह है सोने की, कभी इधर सोफे पे बैठ रहे, कभी उधर पलंग पे जा रहे हैं. सो दे आर फ्रेटिंग, समथिंग इज गोइंग ऑन इन द पेट्स माइंड, दे आर नॉट एबल टू स्पीक. गिव एग्रीमनी, सो दे विल गेट काम. एग्रीमनी के साथ और भी बहुत सारी चीजें दे सकते हैं अकॉर्डिंगली, वॉट एवर यू आर थिंकिंग कि क्या हो रहा है, उनके टिक्स हैं या उनका ऑपरेशन हुआ है, सूचर्स हैं, दे आर लिकिंग देयर वुंड्स, दे हैव स्टमक इश्यूज, दे हैव कोलाइटिस. तो ऑल दीज इश्यूज कैन बी dealt with agrimony. Now, the last portion comes, which is the most important, the similarities and the hairline differences. We will be studying between Agrimony centauri, Agrimony serrato, Agrimony cherry plum, Agrimony mumulus, and Agrimony saw. In short, मैं आपको सब कुछ फटाफट बता देती हूँ. Nothing much. I can share it on the group also later on. But just in words, Agrimony और Centauri का एक similarity बताइए. One single similarity, they tend to give to others. राइट, दोनों है. एग्रीमनी भी यही करता है, दे टेंड टू गिव टू अदर्स, सेंटोरी भी करता है. पर एक हेयरलाइन डिफरेंस कैसा है कि जब अगर पेशेंट हमको कुछ ऐसा बोल रहा है, तो हम कैसे समझेंगे कि ये सेंटोरी पेशेंट है या ये एग्रीमनी पेशेंट है. सो एग्रीमनी में क्या होता है, दे लाइक टू एक्ट डिफरेंटली, दे गिव इन टू द सिचुएशन. क्योंकि एक तो दे आर डिसऑनेस्ट टू देमसेल्व्स, दे विल नेवर एक्सेप्ट कि ये प्रॉब्लम है, एंड दे बाय चॉइस दे वांट टू अवॉइड फाइट, राइट. और सेंटोरी क्या होता है, दे गिव इन टू द सिचुएशन विदाउट रियलाइजिंग, बिकॉज दिस इज देयर हैबिट. नो नहीं बोलना इज देयर हैबिट, दिस इज देयर नेचुरल हैबिट. तो वो नो तो बोल ही नहीं सकते हैं. एंड दे ऑफ कोर्स दे विल टर्न डाउन द हेल्प, दोनों दे विल टर्न डाउन द हेल्प ब्लैंकली. एग्रीमेनी क्या होता है, हेल्प लेना ही नहीं चाहता, इसीलिए तो वो डिसऑनेस्ट है, वो सिर्फ अपना ऊपर ऊपर का दिखाता है. सो द सिमिलैरिटी इज दैट दे दे टेंड टू गिव टू अदर्स. नाउ सेकंड कम सेरेटो में है, फॉलो, वी नो सेरेटो में क्या आता है, फॉलो स्टैब्लिश रूल्स, और दे विल डू व्हाट इज इन एट दैट टाइम. तो एग्रीमेनी का अगेन इट इज द सेम वे, दैट दे वांट टू अवॉइड देयर फीलिंग्स, शोइंग ऑफ देयर फीलिंग्स, या बोलते हैं ना कि मुझे फाइट में नहीं पड़ना है, तो दे विल नॉट शो ऑफ द फीलिंग्स. सेरेटो कैसा होता है, दे नीड अश्योरेंस, दे नीड अश्योरेंस फॉर द डिसीजन मेकिंग. उन्हें ये नहीं समझ में आता है कि मेरे आइडियाज, मेरे ओपिनियंस ये सही है या गलत है. दे नीड दैट काइंड ऑफ एन अश्योरेंस. देयर इज अ माइल्ड डिफरेंस अगेन. नाउ कम्स एग्रीमनी एंड चेरी प्लम. नीदर वांट टू टॉक अबाउट देयर फीलिंग्स. यहाँ पे शो नहीं आएगा, यहाँ पे प्रिसाइजली वर्ड आएगा, टॉक अबाउट देयर फीलिंग्स. दोनों बात नहीं करना चाहते. एग्रीमनी हमें पता है, दे वांट टू अवॉइड द फाइट इन द फ्लाइट सिचुएशन, सो दे डू नॉट वांट टू टॉक अबाउट इट. और चेरी प्लम में क्या होता है, दे आर अफ्रेड ऑफ शोइंग देयर ओन फीलिंग्स. उनको लगता है कहीं मैं बर्स्ट ओपन नहीं हो जाऊं, राइट. दैट्स वन रीजन दैट फिजिकल बॉडी इज ब्लॉक्ड. आप नोट करेंगे एकदम कड़क, एकदम शरीर कड़क वाला होता है उनका. सो दैट इज वन रीजन दे डोंट वांट टू टॉक, बिकॉज उनको ये मन में पूरी फीलिंग होती है कि मैं बर्स्ट आउट हो जाऊंगा. दैट इज अगेन अ हेयरलाइन डिफरेंस. नेक्स्ट कम एग्रीमनी एंड हेदर. दे बोथ टॉक एक्सेसिवली, वी नो. एग्रीमनी अगेन डिसऑनेस्ट टू देमसेल्व्स, सब कुछ छुपाने के लिए बड़ एकदम पार्टी की जान. हेदर, दे विल कीप ऑन टॉकिंग एक्सेसिवली अबाउट देमसेल्व्स. अगेन देयर इज अ हेयरलाइन डिफरेंस, बट they would want to gain attention, but at the same time they do not like to take help. Both are similar, just hairline difference. They talk excessively about themselves, and they just generally talk. Agrimony. Next comes agrimony and mimulus. They are both shy and hesitant. एग्रीमनी हमको पता है, अगेन फाइट सिचुएशन को हटाने के लिए, सो दे आर शाई ऑफ लाइक दिस. और मिमुलस के साथ क्या है, दे आर वेरी नेचुरली सेंसिटिव एंड कॉशियस. तो जो भी एक्ट करेंगे बहुत सोच समझ के करेंगे. सो दिस काइंड ऑफ शाइनेस इज देयर इन देम, कि वो बहुत सोच समझ के कोई भी काम करेंगे, बिकॉज अंदर ही अंदर एक फियर, एक कॉशियसनेस है उनके अंदर, राइट. एंड लास्ट इज एग्रीमनी एंड सॉप, द मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ द स्टोरी. हमने वो कहा था कि टॉक था चेरी प्लम के साथ, सॉप के साथ है दे डू नॉट शो देयर फीलिंग्स एट ऑल. सॉप क्यों नहीं दिखाता है, बिकॉज दे आर स्टिल इन दैट शॉक स्टेट, दे आर नॉट एबल टू शो ऑफ देयर फीलिंग्स. वो इतने शॉक में होते हैं. दैट्स वाई दादा सेज कि कभी भी कोई भी चीज होती है, रेमेडी देनी है, एक सॉप जरूर मिला दो. सो रिमेम्बर टू ऐड सॉप, क्योंकि हम कोई ना कोई
शॉक से जरूर निकले हुए होते हैं। एक चाइल्ड बर्थ भी शॉक है, शॉक टू द बॉडी, राइट? वेदर यू आर गिविंग बर्थ टू अ बेबी और वेदर द बेबी इज born, that is a shock. So try and add sob in each and every remedy if you can, so they do not show their feelings, both of them. So you can note, these differences and these similarities. ये दादा की ताकत थी, समझना उनको। और वो ऐसा नहीं था कि वो पढ़ के समझते थे। वो क्या करते थे, हमारा काम होता था केस लेना, वो सिर्फ नोटिस करते थे और वो बराबर बराबर लिखते थे। क्योंकि हम, अगर सोनल मैम ने बोला इधर सौब आएगा दादा, फिर मैं बोलती थी दादा इधर एग्री मनी आएगा, तो वो तब हमको समझाते थे कि ये इसलिए नहीं आएगा और ये इसलिए आएगा। और इमीडिएटली वो है ना, वो सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस लिखते थे। और वो हमें बाद में पता चला कि इतनी सारी रेमेडीज इतनी सिमिलर होती हैं और इतनी हेयरलाइन डिफरेंसेस भी होती